ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। इसमें बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ज्ञानवापी मस्जिद में कल से सर्वे शुरू होना है। हालांकि पहले ये जानकारी थी कि आज, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि ये मामला मुस्लिम पक्ष लेकर गए और उनका सीधे तौर पर कहना था कि इस पर स्टे लगाया जाए, लेकिन वहां से निराशा ही हाथ लगी है। कोर्ट ने अभी कह दिया कि वो दखल नहीं देगी। इसका मतलब स्टे नहीं लगने वाला है। कल सुबह से अब सर्वे का काम शुरू होगा। डीएम की तरफ से ये जानकारी दी गई है। आज क्योंकि शुक्रवार है, जुम्मे की नमाज भी है, इन मुद्दों को भी देखते हुए शायद इसे कल के लिए टाला, यानी कल अब सर्वे होना है और सर्वे में एक एक पहलुओं की जांच होनी है। हालांकि 6 तारीख को जब पहली बार सर्वे करने टीम वहां अंदर पहुंची थी तो कुछ फोटोग्राफ परिसर के लिए गए हैं। अब अंदर की भी तस्वीर लेनी है। जब अगला सर्वे यानी कल जब इसकी शुरुआत होगी तो अंदर भी अब फोटोग्राफी होगी। और अब बड़ी खबर कश्मीर से। वहां आपको बताएंगे किस तरीके से कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित हैं वो आतंकियों के निशाने पर हैं। हमारा घर ही खत्म हो गया, खानदान ही खत्म हो गया। अब क्या बोले, हमारी भी गलती की तो हम अपने बच्चों को वहां भेज रहे हैं और वहां लाशें आ गई। समाज ने एक अपना होनहार नौजवान खोया है। स्वाभाविक है, लोगों में बहुत गुस्सा है। फांसी दो, फांसी दो। तो बड़ी खबर आ रही है कश्मीर के बड़गांव में। कल आतंकवादियों ने राहुल भट्ट नाम के कश्मीरी पंडित को गोली मार दी थी और आज राहुल का जम्मू में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस बीच बड़ी खबर, परिवार वाले सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि वहां अंदर जाकर ये 3 आतंकवादी वहां पहुंचे और वहां जाकर बकायदा नाम पूछा कि कौन राहुल है, उसके बाद गोलियां चलाई गई हैं। तो परिवार वालों का ये कहना है, हालांकि बीजेपी नेता जब मौके पर मिलने पहुंचे हैं तो परिवार वालों ने वहां पर उनसे भी नाराजगी जताई है, क्योंकि बीजेपी और उनकी सरकार लगातार ये कहती रही कि कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा दिया जाएगा, पुनर्वास कराया जाएगा। लेकिन ऐसे में अगर इस तरीके की घटनाएं होती है तो सीधे तौर पर सवाल सुरक्षा के लिहाज से उठेगा। परिवार ये भी कह रहा है कि वहां जिस जगह पर पोस्टिंग थी वहां पर बाहर सुरक्षा कर्मी भी नहीं थे, न गार्ड था, इसलिए भी अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। तो राहुल भट्ट नाम के कश्मीरी पंडित को गोली कल मार दी गई थी। आज राहुल का जम्मू में अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन राहुल की मौत ने कश्मीरी पंडितों के सामने उस सवाल को फिर से और बड़ा कर दिया है जो 30 सालों से उनका पीछा कर रहा है। आखिर अपनी सरजमी पर उन्हें सुकून की सांस कब और कैसे मिलेगी, इसी सवाल को लेकर कश्मीरी पंडित आज जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पंडितों का गुस्सा भड़का तो प्रशासन ने भी बाहें चढ़ा ली है। बड़गांव में प्रदर्शनकारी कश्मीरी पंडितों पर आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तितर बितर किया गया है, उनको वहां से हटाया गया। लेकिन परिवार कई गंभीर आरोप लगा रहा है। वो ट्रांसफर चाह रहे थे, लेकिन बावजूद इसके उनको ट्रांसफर नहीं मिला। जिस जगह पर उनकी पोस्टिंग थी वहां कोई सुरक्षा गार्ड तक मौजूद नहीं था। ये बात लगातार परिवार करता रहा, इसलिए भी परिवार के लोग गुस्से में हैं, साथ ही साथ कश्मीरी पंडित भी गुस्से में है। और इसी गुस्से को अब वो सड़कों तक लेकर आए हैं, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने फिलहाल लोगों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे हैं। हत्या के विरोध में जैम लोगों ने सड़कों पर आकर लगा दिया और जब ये स्थिति पैदा हुई तो पुलिस को वहां से लोगों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं। इस बीच बीजेपी के जो नेता परिवार वालों से मिलने पहुंचे, उनका भी विरोध किया है, उनके खिलाफ भी नारेबाजी परिवार की तरफ से किया गया। राहुल भट्ट की ऐसी बेरहमी से हत्या ने घर परिवार समेत पूरी कश्मीरी पंडित समुदाय को झकझोर डाला है। राहुल के परिवार में माता पिता के साथ पत्नी मीनाक्षी और एक 7 साल की बेटी है। आज तक से बातचीत में पत्नी मीनाक्षी ने खुलासा किया कि दफ्तर में घुसे आतंकी पहले राहुल का नाम उन्होंने पूछा और फिर गोली मार दी। मीनाक्षी जी,
हम समझ सकते हैं आपके लिए इस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हमारी सहानुभूति आपके साथ है, हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। मुझे बताइए, जब राहुल भट्ट वहाँ 2010 में काम करने गए, तब से अब तक कभी उन्होंने आपसे कहा कि उनको कोई डर लगता है? भैया वो पहले इधर बड़गाम तहसील ऑफिस में थे, वहाँ पे कभी उनको कुछ लगा ही नहीं। डीसी को इन्होंने बहुत बारी बोला कि मेरे को ट्रांसफर उधर नहीं लेनी, वो दूर है, चाडूरा बहुत दूर है बड़गाम से, हम तो शेखपुरा में रहते हैं, वहाँ से बहुत दूर है। वो उसने पता नहीं कौन सी जिद निकाली, उसने 2 साल से उसकी ट्रांसफर ही नहीं की वापस वहाँ से, डीसी बड़गाम ने और एसीआर ने, जो नया एसीआर है, उसने पहले भी बोला था उनको कि मेरे को यहाँ से थोड़ा डीसी ऑफिस लाओ। जब पिछली बार उसका वो जो 2 मारे थे टीचर्स, तब हम फिर आए थे, मैंने इसको बोला था हम नहीं जाएंगे, मगर उसने नहीं माना, बोला मेरे को ड्यूटी जाना है। उन दिनों भी उनको बोला था इनको डीसी ऑफिस में ही रखो, वहां तब भी सेफ्टी है। इधर एक गार्ड नहीं था इसको बाहर, भैया कितने लोग उसके पास आते थे, सर के ऊपर से लोग होते थे, कोई सुरक्षा नहीं थी वहाँ? कोई कुछ भी नहीं, एसडीएम ऑफिस साथ है, कोई एक गार्ड नहीं था बाहर जो चेक करता। इनके पास रिवॉल्वर थी, 3 बंदे थे, क्या सुनने में आया, 3 बंदे थे। 3 बंदों के पीछे पूछा राहुल भट्ट कौन है, अच्छा, नाम पूछ के गोली शूट किया। वो अपनी चेयर पे बैठा था, अपनी ही चेयर पे शूट किया उसको, भैया हिलने का भी मौका नहीं दिया। उसके पास लोग बहुत आते थे। मीनाक्षी जी, क्या लगता है आपको कि दफ्तर के अंदर भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने आतंकवादियों के साथ षड्यंत्र रचा? वो जब तक कोई अंदर का नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा कि कौन किसी ने किया। कम से कम कोई तो उनको अगर एक शूट किया था उसको धक्का तो मार सकते थे कोई, अगर उधर इतने लोग मौजूद थे, 3 कहते 3 के बीच में था, कोई धक्का तो मार सकता था, एक शूट आ जाता, तो बाकी 4 तो नहीं आते ना। वो बाकी जो दफ्तर में लोग थे उन्होंने कुछ जो आतंकवादी आए, कोई कश्मीरी भाषा में उनसे नहीं कहा कि अभी आप यहाँ मत कुछ कीजिए, हमारा भाई है? उन्होंने तो उसका मौका ही नहीं दिया, उन्होंने सीधे पूछा राहुल भट्ट कौन है, तो शूट कर दिए। अब एक शूट किया था तो साइड कर देते उसको, उनको पीछे धक्का मार देते। हम भी तो होंगे, हमारे पास कोई हमारे सामने खड़ा होगा, हम धक्का नहीं मारेंगे उसको, पहले अपनी जान की सोचेंगे। वो किसी की नहीं सोच, वो पिछली बारी जब उसको इधर शुपियन में मारी थी 3 गोलियां, वो वैसे ही चला गया रात को, उनको आर्मी अंदर उसको देखने के लिए, उसको बचा लिया, इसको पता नहीं क्यों नहीं बचा। मीनाक्षी जी, आपको लगता था कि बहुत टाइम से उनको लग रहा था कि वो असुरक्षित है इस जगह पे चाडोरा में, और वो चाहते थे कि जिला मुख्यालय में उनका ट्रांसफर? हाँ, वो डीसी ने नहीं माना, डीसी ने तो बिल्कुल नहीं माना, उसको सबने बोला था इनको वापस ट्रांसफर करो, ये दूर दूर पोस्टिंग पे है, नहीं माना उन्होंने। वहाँ पे सुरक्षा का कोई प्रबंध? सामने बोला उनको, मैंने बोला अगर इसको मारा है किसी ने, इन्होंने ही मारा है, डीसी ऑफिस वालों ने, एक एसीआर ने और एक डीसी ने, क्योंकि जिन्होंने इसकी ट्रांसफर की उधर, उसको पता है इतनी हालत खराब है वहाँ पे। डीसी ऑफिस में तब भी सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी में नहीं रख सकते थे उनको, इन्होंने सब बटों को लेना है और उधर कटवा के ही लाना है। अभी आपको क्या लगता है कि कश्मीरी पंडित बलि का बकरा बन रहा है कश्मीर में? बलि का ही बकरा है, और कौन सा वो वहाँ पे सुरक्षित है? अगर पहली बार में ही वापस बुला लिया होता या कहीं एक ही ऑफिस में रखे होते, वहां सिक्योरिटी रखी होती तो थोड़ा लग जाता। एक बंदा था ये वहां पे, अब 2 छोटे लड़के आए हैं, वो 19 20 साल के हैं, वो इतने सहम गए थे, तो वो तो फोन भी नहीं उठा पा रहे थे, उसका फोन उन्हीं के पास था। उनको बोलता था ये मेरे बच्चे हैं, वो 2 बट लड़के, उनको जानते ही नहीं होंगे, इसको तो अब 2 साल हो गए, इसको तो जानते होंगे सारे। मीनाक्षी जी, कल जब सुबह वो दफ्तर से निकले, आपकी कुछ बातचीत हुई थी जाने से पहले? दफ्तर तो वो रोज ही निकलते थे, मैंने 10 मिनट पहले उनको फोन किया था, हमारे घर में काम चल रहा था, मैंने बोला हो गया पूरा, बोलता उनको पैसे पूरे दिन पैसे नहीं रखना, वो गरीब है, वो झाड़ू मारते हैं, उनका पैसा मत खाना। मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला जल्दी आना, यहाँ इसकी बेटी का बर्थडे था, हम उधर ही थे, वो भी उसके फ्रेंड ही है, मैंने बोला आ जाना जल्दी, बोलता ठीक है। तो उसी के 5 मिनट के बाद ही वो उधर आए, मैंने उसको क्यों नहीं बोला तो अभी निकल। मैं उसको बोलती थी मत जाओ उधर, डीसी ऑफिस ट्रांसफर करा ले, छोड़ दे नौकरी, हमको नौकरी भी नहीं चाहिए, मुझे पता है तू वहाँ पे सारी जगह तेरे को जानते हैं, सारे जानते, बोलता है मैं सेफ रहूंगा, मुझे सारे जानते हैं। उसको नहीं पता था उनमें कोई निकलेगा, उनमें गरीबों की भी बहुत मदद करता था। हम आपकी पीड़ा समझ सकते हैं मीनाक्षी जी, हमारी संवेदनाएं आपके साथ है, और हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि आपको इस दुख सहने की शक्ति दे। मीनाक्षी जी, इस समय जो कश्मीर में बाकी कश्मीरी पंडित समाज के जो युवक युवतियां वहां पर कार्यरत हैं, सेफ नहीं है, कोई भी सेफ नहीं है। अगर कोई भी किसी को भी, इनको तो यहाँ दहशत फैलानी है, उसमें वो पंडितों को ही मारेंगे। पहले ही सोचा था ये टारगेट कर रहे हैं जो वहाँ रह रहे हैं। हम क्या नौकरी करने जाते हैं, एक ऑर्डर दिया हुआ है, उससे अलावा तो हमारे पास कुछ है नहीं उधर, जिसके लिए हम उधर ही बैठेंगे। नौकरी करते थे, घर आते थे, खाते पीते थे, और क्या करते थे। उनका क्या ले लिया हमने, कुछ तो लेते ही नहीं थे उनसे।
तो जो सारे हैं वो भी वही कर रहे हैं, उनको वो कौन से सेफ है? वो भी सेफ नहीं है। तो लगातार जो आतंकी हैं वो अपनी नापाक हरकत कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हम रखते हैं जो स्थिति बताने के लिए काफी है। जहां एक तरफ राहुल भट्ट, जिसके परिवार को आप सुन रहे थे, उनको निशाना बनाया गया, बाद में उनकी अस्पताल में मौत हो गई। कश्मीर में दहशत के दो निशाने आपको दिखा रहे हैं। राहुल भट्ट जो कि तहसील कर्मचारी थे, बड़गांव में उनकी हत्या होती है। वहीं रियाज ठोकर जो कि एसपीओ हैं पुलवामा में, वो शहीद हो जाते हैं। उन पर भी आतंकी उनके घर के बाहर हमला करते हैं। 3 दशक बाद भी वही अंजाम है। कहां कहां पहुंचा राहुल भट्ट का परिवार, देखिए भटकता रहा। राहुल की कश्मीर में पोस्टिंग 2008 में हुई और उसके बाद 14 साल कश्मीर में नौकरी की गई। 12 मई 2022 को बडगाम में हत्या कर दी गई। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। 13 मई को आपको बता दें जम्मू लौटा राहुल का शव, उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। मार्च 2022 तक 14 कश्मीरी पंडितों की हत्या हो गई है। चुन चुनकर उनको निशाना बनाया जा रहा है। नेताओं में ग्रुप डिस्कशन 8 जून को 2020 को, वहीं 17 सितंबर 2021 को कुलगांव में कांस्टेबल मंटू शर्मा की हत्या होती है। 370 के खात्मे के बाद हम आपको बता रहे किस तरीके से आतंकी गतिविधियां वहां पर रही हैं। 5 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर 2021 को श्रीनगर के स्कूल में प्रिंसिपल और टीचर की हत्या हो जाती है। वहीं 12 मई 2022 को बडगाम में सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या, जिसके बाद अब विरोध सड़कों तक पहुंच चुका है। पीडीपी पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। फ्री वर्ड, फ्री वर्ड। कश्मीर को दूर पैसे नहीं रखना, वो गरीब है, वो झाड़ू मारते हैं, उनका पैसा मत खाना। बोला जल्दी आना, यहाँ इसकी बेटी का बर्थडे था, हम उधर ही थे, वो भी उसके फ्रेंड ही है। मैंने बोला आ जाना जल्दी, तो ठीक है ठीक है ठीक है। तो उसी के 5 मिनट के बाद ही वो उधर आए। मैंने उसको क्यों नहीं बोला तो अभी निकल। समय का पहिया ऐसा घूमेगा, राहुल भट्ट के परिवार ने सोचा भी नहीं था। 1990 में आतंकियों से बचने के लिए कश्मीर घाटी छोड़ दी थी, लेकिन जिंदगी की जद्दोजहद ने 20 साल बाद उसे कश्मीर में लाकर खड़ा कर दिया और अंजाम आखिरकार वही हुआ जिससे 3 दशक पहले ये परिवार पिंड छुड़ाकर भागा था। नौकरी के लिए वापस कश्मीर लौटने वाला राहुल भट्ट इस तरह वापस लौटा, आंखें बंद, सांसें थमी, सफेद चादर में लिपटा, 4 कंधों पर लेटा बेजान शरीर। घर परिवार, दोस्त, यार, रिश्तेदार सब संग है। एक हंसता खेलता परिवार ऐसे पल भर में उजड़ जाएगा, कौन जानता था। पिता उस पल को कोस रहे हैं जब उन्होंने बेटे को वापस कश्मीर जाने दिया। ऐसी बात हुई नहीं है, क्योंकि वो ऐसा आदमी नहीं था कि लड़ाकू टाइप हो, वो उस टाइप का नहीं था, अपने काम से काम। अभी आपको क्या लगता है आतंकवादी जिस प्रकार से कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को निशाना बना रहे हैं? हमने देखा मक्खनलाल बिंद्रू साहब को निशाना बनाया गया, बाद में एक स्कूल में एक हिंदू समाज के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, एक सिख महिला की हत्या कर दी गई, और अब आपके बेटे को भी आतंकवादियों ने निशाना बनाया। क्या लगता है आपको कि 1990 जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई? क्या बोल सकते हैं हम, हमारा घर ही खत्म हो गया, खानदान ही खत्म हो गया, अब क्या बोले हम। ये तो सब वही पोजीशन है। 90 में तो हम जान बचाकर आ गए थे यहाँ, लेकिन गलती की, चलो दोबारा भेज दिया। आपको लगता है गलती की आपने, दोबारा उन्हें वहाँ बहुत बड़ी गलती की जो हम अपने बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं और वहाँ लाशें आती हैं। कल बडगाम में आतंकियों का निशाना बने राहुल भट्ट का पार्थिव शरीर आज सुबह जम्मू पहुंचा। हिंदू रीति रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। शमशान घाट पर मौजूद हर शख्स के जहन में बस यही सवाल था कि जो हुआ उसे बस काल का लिखा माना जाए या कुछ और भी है जो कश्मीरी पंडितों को काल के मुंह में ढकेल रहा है। वर्ड्स ही नहीं, मैं कैसे इसको एक्सप्रेस करूं कि अपनी भाई की डेथ और उसकी आग चिता को देख रहा हूं, जो एक
अपनी मातृभूमि में सर्विस कर रहा था, अगर ये अपनी नौकरी के लिए वहां उन्हीं के लिए जॉब कर रहा था, उसका क्या कसूर था? मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही बात पूछना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि हम वापस जाए, मगर किन हालातों में? लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ, गवर्नमेंट को एक कर्फ्यू लगा के कम भी ऑपरेशन करना चाहिए। जो उग्रवादी है उनको वहां से बाहर निकालना चाहिए। ये कहते ना 2 मारे 4 मारे, उससे क्या है? आतंकवाद की शक्ल में काल 30 साल तक कैसे कश्मीरी पंडित पर घात लगाए बैठा रहा, देखिए। राहुल भट्ट का परिवार 1990 में कश्मीर छोड़कर जम्मू में बस गया, लेकिन 2008 में राहुल को पीएम स्पेशल एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत नौकरी मिल गई। इसी साल राहुल कश्मीर आ गया और तब से कश्मीर में अलग अलग पोस्टिंग पर रहा। लेकिन कल यानी 12 मई को आतंकियों ने उसके दफ्तर में घुसकर उसे गोली मार दी। 13 मई को उसका शव कश्मीर से जम्मू लौटा। बहुत दुखद घटना है और खास करके राहुल भट्ट का इस प्रकार से जाना, मैं सबसे पहले उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। और जिस प्रकार से पिछले कुछ टारगेट किलिंग्स की जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क खड़ा करती हैं। एक विश्वास धारा 370 के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर सेंटर ने अपने हाथ में लिया है, हमारे सुरक्षा बलों ने, चाहे पुलिस बल है चाहे दूसरे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। राहुल भट्ट की शहादत बेकार नहीं जाएगी। एक बार फिर आतंकियों की निंदा का दौर शुरू हो गया। एक बार फिर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन रफ्तार पकड़ेगा। गोली चलाना। फिर से कुछ नए आतंकी ढेर होंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि क्या कश्मीर घाटी आतंक से मुक्त होगी या कश्मीरी पंडित कभी अपनी सरजमी पर बेखौफ जी पाएंगे। जम्मू से सुनील भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। तो अब सवाल यही है कि 370 हटने के बाद से हालात वहां पर कितने सुधरे हैं, क्योंकि कश्मीरी पंडित अभी भी डर के साए में जीने के लिए मजबूर हैं और आतंकी लगातार उन पर हमला कर रहे हैं। अशरफ वानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशरफ वानी, देखिए, जहां एक तरफ आतंकी इस बात पर कामयाब हो रहे हैं कि डर का माहौल बना ले जाए, लेकिन यहाँ केंद्र और यहाँ सरकार, यहाँ पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो लोगों में सुरक्षा का भाव जगाए, और वो भाव नहीं जग पा रहा है। इसलिए नाकामी तो सीधे तौर पर सरकार प्रशासन की। बिल्कुल अर्पिता, दरअसल मैं उसी जगह पर खड़ा हूं जहां पर ये प्रदर्शन कल शाम से चल रहा है। अब ये पूरा इलाका जो है सील कर दिया है जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने, सुरक्षा बलों ने। हमने कुछ देर पहले यहां पर डीआईजी जम्मू कश्मीर पुलिस उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हमारे लिए उन सभी प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बने, इसीलिए ये कदम जो है प्रशासन और सरकार की तरफ से यहाँ बडगाम के उस शेखपुरा इलाके में उठाए गए हैं, जहाँ पर ये सुबह जो है हिंसक प्रदर्शन हुआ था, जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज और टीयर गैस का इस्तेमाल किया है। लेकिन खुशकिस्मती से कुछ कर्मचारी जो हैं, कश्मीरी पंडित जो यहाँ इस शेखपुरा की हाउसिंग कॉलोनी में रहते हैं, वो यहाँ कुछ सामान के लिए आए हैं। उन्हीं से बात करते हैं और ये उनका दर्द समझते हैं। आप मुझे पहले रोहित अपना नाम बताइए। मेरा नाम रोहित कोल है। रोहित जी, आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं? आप पूरा कहानी, क्योंकि आपके पड़ोसी थे राहुल भट्ट, क्या हुआ, उनका क्या परिवार है, और आप जो यहाँ से कुछ ही गज दूर प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिस पे लाठीचार्ज भी हुआ, टेयर गैस शेल भी चला, आपकी मांग क्या है? मांग हमारी कुछ नहीं है, जो कम से कम राहुल भट्ट जिनको मारा गया है, एटलीस्ट उनके बिहार पे अब उनकी मिसेज को कम से कम जॉब मिलनी चाहिए। बट इट शुड नॉट बी फॉर द वैली ओनली, इट शुड बी फॉर जम्मू डिवीजन ओनली, प्लीज। और सेकंड, हमारा ये मांग है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से कि एटलीस्ट हमारे पास जब आप हमारे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे हमारा तहसील है, चाहे वो डीसी ऑफिस है, चाहे कोई सा भी ऑफिस है हमारे, जितने भी है, तो वो हमारे यहाँ वहाँ पर एटलीस्ट आर्मी को डिप्लॉय रखे, ताकि वहाँ पर एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, एक प्रोटोकॉल्स के थ्रू जब भी कोई आता हो तो वो कम से कम एक मतलब आई मीन टू से मतलब उनकी चेकिंग होनी चाहिए। आपका सबसे बड़ा आरोप जो परिवार का भी ये है कि जो कल जिस तरह कल शाम को या दोपहर के बाद जो हुआ वहां पर अपना चाडूरा में, वहां पर कोई सुरक्षा नहीं थी, दो बंदूकधारी आए, उसके चैम्बर में गए और उनकी हत्या कर दी। अभी जो पुलिस का प्रशासन यहाँ कह रहा है कि एलजी साहब से आपकी मांग है, एलजी खुद यहाँ पर आए, उन्होंने परिवार को बुलाया है, तो उसको लेकर क्या है? आप चाहते हैं कि एलजी आपको आश्वासन दे यहाँ पर आके? डेफिनेटली, एटलीस्ट हम कम से कम इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि वो हमें कुछ रिटर्न तो लिख के दे, क्योंकि वर्बली अब कुछ भी नहीं चलता है। अभी मैं बोल दूंगा कि भाई मैं यहाँ पर मैं एक गैजेटेड पोस्ट पे हूँ, तो वो वर्बली
रैली चलेगा नहीं टिल द टाइम जब तक मेरा वहां पर रिटर्न कहीं पर होगा नहीं। डॉक्यूमेंटेशन इज मैंडेटरी। आप ये बात तो समझिए कि अगर हमारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होगी, अगर वहां रिटर्न नहीं होगा, तब ठीक तक है हमारा अशरफ, आप रहिए, नजर बनाए रखिए, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि लोगों में सुरक्षा का भाव जागेगा तो कैसे जागेगा, यही बड़ा सवाल है। इसीलिए लोग अब सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां जो नेता पहुंच रहे हैं उनका भी विरोध कर रहे हैं। 2019 में धारा 370 के खात्मे के बाद कश्मीरी पंडितों को नए सिरे से घाटी में लौटने की उम्मीद जगी, कोशिशें भी शुरू हुई, लेकिन आतंकी साजिशों के आगे ये कोशिशें परवान चढ़ती नहीं दिख रही हैं। माखनलाल बिंद्रू, सुपिंदर कौर, दीपक चांद, राहुल भट्ट, ये तो सिर्फ चंद नाम हैं उस बदौम के जो अपने ही मुल्क में दुश्मनों की तरह 3 दशक से मौत के घाट उतारी जा रही है। आतंकी मंसूबों और सरकारी नाकामी की बलि चढ़ने वाले कश्मीरी पंडितों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इसे ठीक से पढ़ने की फुर्सत शायद आज तक किसी भी हुक्मरान को ना मिली हो। लाखों लाख लोगों ने रातों रात कश्मीर में अपना घर बार छोड़ दिया, जो नहीं गए बेरहमी से कत्ल कर दिए गए, जो थोड़े बहुत बचे वो भी बारी बारी से चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। राहुल भट्ट की हत्या से पहले भी हाल के दिनों में कश्मीर घाटी कई बार दहल चुकी है। इन तस्वीरों ने देश को सन्न कर दिया था जब श्रीनगर के एक स्कूल में घुसकर आतंकवादियों ने प्रिंसिपल और टीचर को मौत के घाट उतार दिया। गोली मारने से पहले दहशतगर्दों ने बाकायदा सभी स्टाफ का आई कार्ड चेक किया, धार्मिक पहचान तय की और फिर गोली मार दी। ये कश्मीर में आतंकवाद के नए दौर और नए तौर तरीकों को लेकर बड़ी दस्तक थी, जो अब लगातार तेज होती जा रही है। एक एक करके उन्होंने थ्रेट दिया है कि कश्मीरी हिंदू को हम मारेंगे, यहाँ पे हम कश्मीरी हिंदू को नहीं रहने देंगे, यहाँ पे इंडिया हम बसने नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट को इसका संज्ञान लेना चाहिए और गवर्नमेंट को पूरा सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट ने स्केपगोट्स कैसे बना लिए कश्मीरी हिंदू को। कश्मीरी हिंदू जो कि इतनी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, 4-5 लाख लोग पूरे कम्युनिटी के हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड स्प्रेड है। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया था। उसके बाद से यहां मौजूद कश्मीरी पंडितों पर हमलों में तेजी देखी गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2022 तक 14 कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई। 8 जून 2020 को अनंतनाग में सरपंच अजय पंडिता की हत्या कर दी गई। 17 सितंबर 2021 को कुलगाम में कांस्टेबल बंटू शर्मा को गोली मार दी गई। 5 अक्टूबर 2021 को श्रीनगर के मशहूर मेडिकल स्टोर संचालक माखनलाल बिंद्रू की हत्या कर दी गई। 7 अक्टूबर 2021 को श्रीनगर के सरकारी स्कूल में घुसकर सिख प्रिंसिपल और कश्मीरी पंडित टीचर की हत्या कर दी गई। कश्मीरी पंडित समुदाय को उम्मीद थी कि 370 के खात्मे के बाद हालात सुधरेंगे, लेकिन वो उम्मीद भी अब टूटने लगी है। जले पर नमक वाली बात यह है कि नफरत की आग भड़काकर धरती के स्वर्ग को कत्लगाह में तब्दील करने के जिम्मेदार लोगों का इंसाफ होना अभी भी बाकी है। आज तक ब्यूरो। और अब बात ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है। कहां पेच अटका था, आपको बताया सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी में सर्वे पर फौरन रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पहुंचा और ये कहा कि सर्वे पर रोक लगा देना चाहिए, लेकिन कोर्ट की तरफ से अभी कह दिया गया है कि ये पूरा मामला देखना होगा, यानी अभी फिलहाल सर्वे पर रोक नहीं है, स्टे कोर्ट की तरफ से नहीं है। अब ये तय हो गया है कि कल से सर्वे का काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि एडवोकेट कमिश्नर ने कल से सर्वे शुरू करने का फैसला किया है। डीएम की तरफ से भी ये जानकारी दी गई है कि कल से सर्वे शुरू होगा। इससे पहले आज 8 बजे से 12 बजे तक ये जानकारी थी कि सर्वे होगा, लेकिन क्योंकि आज फ्राइडे जुम्मे की नमाज का दिन, उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला चला गया था, जिसके बाद अब कल इस पर सर्वे होगा। कल टीम पहुंचेगी सर्वे करने के लिए। ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए अब जो नमाजी है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। आज जुमे की नमाज होनी है, तो वही दूसरी तरफ कोर्ट ने जिस तरीके का आदेश दिया है, जिसमें सर्वेक्षण की बात कही गई थी, वो डीएम ने जिस तरीके से बात कही है उसके हिसाब से शनिवार से ये सर्वेक्षण होगा, यानी कि कल सुबह 8 से 12 बजे सर्वेक्षण होगा। लेकिन आज जुमे की नमाज के लिए आप देख सकते हैं किस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद में जो नमाजी है उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। लगातार आप इस पूरे मामले पर जिस तरीके से पिछली बार जब सर्वेक्षण हुआ था और जिस तरीके की तस्वीरें नजर आई थी, जहां हमने देखा था कि विरोध भी था, और लेकिन आज
जब नमाजी यहाँ पहुंचे हैं, इस वक्त का जो समय है, क्योंकि दोपहर में नमाज अदा की जाती है, उस हिसाब से सभी नमाजी फिलहाल यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जहां तक सर्वेक्षण की बात है, वो शनिवार को सुबह 8 बजे से शुरू होगा, जिसको लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है। वाराणसी से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। तो इस मामले पर बयानबाजी भी तेज हो गई। असदुद्दीन ओवैसी से खास इस मुद्दे पर बातचीत की हमने, सुनिए। जब 91 का एक्ट बन चुका है तो उसी पर फैसला आना चाहिए और आएगा भी इंशाल्लाह, मुझे यकीन है मथुरा में भी। 91 के एक्ट ने डिसाइड कर दिया कि वो मस्जिद है, थी और रहेगी। मैं एक मस्जिद को खो चुका हूं, अब मैं ये दिल फरेब और दिल नशीन बातों का शिकार नहीं होऊंगा। मैं ज्ञानवापी मस्जिद के वीडियोग्राफी मामले में आज कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि हर हाल में उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी, हर कोने तक ये वीडियोग्राफी होगी, चाहे वो मस्जिद का हिस्सा हो या फिर तहखाने का। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त आज तक पर लाइव जुड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, कोर्ट ने आज मुस्लिम पक्ष को, हिंदू पक्ष को, सबको सुनने के बाद ये कहा कि कोर्ट कमिश्नर हम अतिरिक्त तो दे रहे हैं, लेकिन जो कोर्ट कमिश्नर पहले से नियुक्त है उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करना सही नहीं है। एक दूसरा, वीडियोग्राफी हर कोने तक हो। क्या आप इस फैसले का स्वागत करते हैं और मानते हैं कि मुस्लिम पक्ष का अभी तक विरोध गलत था, निराधार था? कोर्ट का फैसला गलत है, इसको मैं गलत कहूंगा इसलिए कि कोर्ट ने पार्लियामेंट में जो 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट बनाया गया था उसके खिलाफ उन्होंने ये फैसला दिया है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का जो बाबरी मस्जिद राम मंदिर का टाइटल डिस्प्यूट में जजेस ने कहा था कि 91 का एक्ट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसलिए मैं कहता हूं कि कोर्ट का फैसला गलत है और इस सर्वे और वीडियोग्राफी के खिलाफ फौरन उस कमेटी को, मस्जिद की कमेटी को और पर्सनल लॉ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और इस सर्वे को रुकाना चाहिए। लेकिन उसी एक्ट के अनुसार, आप कानून के बड़े जानकार हैं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन जितने वकील लगातार चैनल पर आ रहे हैं वो बता रहे हैं उसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये भी लिखा है कि आजादी के बाद, पहले जब ये आजादी मिली उसके बाद से जो रिलीजियस कैरेक्टर किसी भी इमारत का है वो रिलीजियस कैरेक्टर बरकरार रहेगा। अगर ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर हिंदू आर्किटेक्चर है जिसमें घंटी से लेकर ब्रह्म कमल है, तो क्या ये प्रमाण काफी नहीं है ये बताने के लिए कि वहां पर कम से कम वीडियोग्राफी हो, सच सामने आए? तो फिर वीडियोग्राफी से क्यों पीछे हटना? दोनों पर आपका जवाब। नहीं, देखिए, जब भारत की संसद में यह फैसला ले लिया गया 1991 में कि सच ये रहेगा कि 15 अगस्त 1947 को बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने भी रिलीजियस जगहें हैं उनको, उनके नेचर को और कैरेक्टर को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, चेंज नहीं किया जाएगा, ये सच है। इस सच को हमको मानना पड़ेगा। अब कोई आकर बोलेगा कि नहीं मेरा सच सही है, पार्लियामेंट का 91 का सच झूठ है, तो फिर वो पार्लियामेंट के एक्ट के खिलाफ बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ बात कर रहा है। तो सच डिसाइड हो चुका है, अब झूठ की तहकीक होनी चाहिए, सच्चाई की तहकीक नहीं हो सकती। सच्चाई यही है कि 15 अगस्त को बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं वो जू के तू रहेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तो पिटिशनर 5 महिलाएं हैं सर, वो कोर्ट में गई, उन्होंने कहा कि श्रृंगार गौरी माता का की हम पूजा करना चाहते हैं। 92 से पहले वो रोज करती थी, 92 के बाद उस पर रोक लगा दी गई, अब सिर्फ साल में एक बार उन्हें पूजा करने की इजाजत दी जाती है। वो तो बाकायदा माता श्रृंगार गौरी की जाकर वहां साल में एक दिन पूजा करती हैं, ये भी एक सच है ओवैसी साहब। तो देखिए, जो सच है वो सच रहेगा, आप एडिशनल कोई काम नहीं कर सकते। जो 91 के एक्ट ने कह दिया उसको मानना पड़ेगा सबको। दूसरी बात यह है कि यही लोग जो पिटिशनर्स हैं, इनके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंदौर भी गए, इंदौर में भी उन्होंने किया, मथुरा में भी एक पिटिशन डाल दी गई। अब तो कुतुब मीनार का नाम बदल दो,
ताजमहल, यही देखिए, अब ताजमहल के नीचे आपने कहा कि खोलो, तो वहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया कि अब तुम हमारे चेंबर में आकर खोलने की बात करेंगे। जब एक इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर ये है और लोअर कोर्ट ये कैसे कह सकता है, बताइए आप मेरे को। नहीं, लेकिन मथुरा वाले जिसका आप जिक्र कर रहे हैं सर, मथुरा में तो कोर्ट ने सीधा सीधा कहा, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का लखनऊ बेंच है उसने मथुरा कोर्ट को कहा है कि 4 महीने में सुनवाई खत्म कीजिए, तमाम मुकदमों को क्लब कीजिए, अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड डिले टैक्टिक्स अपनाता है, नहीं आते तो एक पक्षीय फैसला सुनाइए। वहां पर भी तो हाईकोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है ऐसे मामलों को लटकाने के खिलाफ। हाँ, मगर हाईकोर्ट ने तो ये नहीं कहा ना कि 91 के एक्ट का वायलेशन कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसका वायलेशन कर दीजिए। जब 91 का एक्ट बन चुका है तो उसी पर फैसला आना चाहिए, और आएगा भी इंशाल्लाह, मुझे यकीन है मथुरा में भी। आप चेंज नहीं कर सकते किसी भी। हाँ, ये अलग बात है कि देश के प्रधानमंत्री कहेंगे कि नहीं, मेरी आस्था इंपॉर्टेंट है, मेरे पास 300 एमपी हैं लोकसभा में, मैं राज्यसभा मेजोरिटी में 91 के एक्ट को ही खत्म कर दूंगा, तो अलग बात है। मगर जब तक एक्ट रहेगा, एक्ट इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी भी समुदाय के रिलीजियस प्लेस के नेचर को और कैरेक्टर को तब्दील किया जाए। अगर आस्था की बुनियाद पर होगा तो फिर आप अगर ओरिजिनल कैरेक्टर, तो सर, देश अगर ओरिजिनल कैरेक्टर मंदिर का हो तब क्या होगा? अगर ये साबित हो जाए कि मंदिर के अवशेषों पर जो अभी तक जानकारी आई है, जो पहले दिन की वीडियोग्राफी हुई, जो पश्चिमी दीवार है वो मंदिर की दीवार है, जो उनका दावा है, अभी दावों के बना पर मैं बात कर रही हूँ, आप भी वैसे ही कर रहे होंगे, लेकिन उनका यह दावा है कि जो कैरेक्टर है वो मंदिर का है, जो ओरिजिनल कैरेक्टर है वो मंदिर का है, जहां पर इस वक्त ये मस्जिद है। नहीं है, नहीं मैडम प्लीज समझिए, नहीं है। 91 के एक्ट ने डिसाइड कर दिया कि वो मस्जिद है, थी और रहेगी, खत्म। अब इस पर कोई बहस नहीं होगी। अगर कोई ये कहेगा तो फिर कल जाके कोई हाजी अली की दरगाह में कह देगा। ताजमहल के ताल्लुक से कह चुके हैं कि वो ताजमहल नहीं मंदिर था, कुतुब मीनार के ताल्लुक से कह चुके हैं। कहां खत्म होगा? आप कानून को मानिए और मानना पड़ेगा। जब तक 91 का एक्ट है, आप 15 अगस्त 1947 को ज्ञानवापी मस्जिद थी और रहेगी, उसको नेचर को चेंज नहीं किया जा सकता, ना चेंज होगा वो। मैं एक मस्जिद को खो चुका हूं, दूसरी मस्जिद को नहीं खोना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि धोखे से रात के अंधेरे में 1948 दिसंबर में मूर्तियां रखी गई। सुनिए मैडम, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे जब कंप्यूटर नहीं था, आपने 25-30 पेज का ऑर्डर दे दिया। मैडम मुझे मुकम्मल करने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट को आपने तयखुन दिया, मुकम्मल की सुप्रीम कोर्ट को आपने तयखुन दिया कि बाबरी मस्जिद को डेमोलिश नहीं करेंगे, आपने डेमोलिश कर दिया और किसी को सजा नहीं होती। मैं एक मस्जिद को खो चुका हूं, अब मैं ये दिल फरेब और दिल नशीन बातों का शिकार नहीं होऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि पार्लियामेंट का एक्ट है, उसको फॉलो करिए आप। नहीं, लेकिन 91 का ये एक्ट है। अब दो सवाल वैसे साहब, दो सवाल। 91 का ये एक्ट है तो फिर कोर्ट इस केसेस को क्यों एक्सेप्ट कर रहा है? क्या आपको लगता है कि कोर्ट को समझ में नहीं आ रहा? उन्हें 1991 का ये एक्ट पता नहीं है? कोर्ट्स इन केसेस को स्वीकार कर रहे हैं ना, ये कोर्ट का निर्देश था, ये सरकार का निर्देश नहीं है कि वीडियोग्राफी कीजिए और सच सामने लाइए। और दूसरा सवाल सर, आखिर अगर कोई मुस्लिम आक्रांता था जिसने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है, तो आप क्यों पर्देदारी करना चाहते हैं या क्यों वकालत करना चाहते हैं ऐसे मुगल आक्रांताओं का? दो सवाल आपसे। पहले दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूं। बाबरी मस्जिद के जजमेंट में आप पढ़ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी नहीं किया। आपके दूसरे सवाल का जवाब, पहला सवाल का कहां तक रुकेंगे मैडम आप? वो फैसला हो चुका है, वो मस्जिद थी और है और रहेगी। आप एक नए तरीके से लाकर, आस्था को बुनियाद बनाकर आप मुझसे मेरी मस्जिद को छीनना चाह रहे हैं। सर काशी में ये बार बार जो आप मस्जिद मेरा मुझसे छीन रहे हैं वाली थ्योरी हर जगह फिट कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि वहां पर यह तय होना है कि पूजा करने की इजाजत दी जाए या नहीं दी जाए। 5 महिलाएं हैं, वो कह रही हैं हम माता श्रृंगार गौरी की एक दिन साल में नहीं हर दिन पूजा करना चाहते हैं। और कोर्ट ने पूरे मामले को देखकर ही 91 एक्ट की जानकारी होते हुए क्यों करेंगे? हाँ,
क्यों नहीं आप नहीं कर सकते। 1991 के एक्ट ने इस मसले को खत्म कर दिया हमेशा के लिए, तो कोर्ट ऐसा क्यों कह रही देश है? में रूल ऑफ लॉ बरकरार रहे। तो कोर्ट ऐसा क्यों कर रहा है? तो कोर्ट की तरफ से वायलेट कर रहा है। कोर्ट 91 मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कोर्ट ने गलत फैसला दिया है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि उस मस्जिद के कमेटी को फौरन सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए। यही गलतियां हुई थी। ऐसे ही हमको धोखा देकर बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया, मूर्तियां रखी और कहा कि मस्जिद में नमाज नहीं होगी। फिर आपने राजीव गांधी ने ताले खुला दिए, पूजा शुरू कर दी, फिर आपने मस्जिद को शहीद कर दिया। सर, ये बार बार मस्जिद को शहीद कर दिया। मैं तो आपसे ये पूछ रहे हैं, मुगल आक्रांताओं की अगर कोई मुगल आक्रांता था, किसी ने मंदिर तोड़ा, तो उनकी पैरोकारी करने की, उस पर पर्देदारी की क्या जरूरत है? अगर तहखाने में उनकी जो दलीलें हैं सर मैं रखती हूँ, आप पॉइंट वाइज मुझे जवाब दे दीजिए। जो वो साक्ष्य यहाँ पर पेश कर रहे हैं, नंदी जो होती हैं उनका चेहरा हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है, वो ये दलील दे रहे हैं कि उसका चेहरा, उनका मुंह उस मस्जिद की तरफ है, यानी वहीं पर शिवलिंग था। ये कुछ ऐसे प्रमाण, आप सोचिए ना सर, कौन सी मस्जिद की दीवार पर आपको घंटी, आपको ब्रह्म कमल दिखेंगे? इन तस्वीरों का, ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। बहुत से सुनिए, ये तस्वीरें झूठी हैं। संविधान सच है, पार्लियामेंट का एक्ट सच है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो कह रहा है कि 91 का एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा, वो सच है। ये सबको नहीं मानना चाहिए, आप कानून को मानिए। मैं कोई मुगलों का पैरोकार नहीं हूं, मैं संविधान का पैरोकार हूं। और अगर किसी ने आक्रमण किया तो किसने किया, कहां पर किया, बताइए ना। यही झूठ कहा गया था बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से, पूरा झूठ देश में बोला गया। मंदिर को तोड़ा गया, बाबर ने तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने उस झूठ को बता दिया कि झूठ थी वो। मंदिर को नहीं तोड़ा गया था बाबरी मस्जिद बनाते वक्त, मगर पूरे देश में पैगाम दिया गया। और बीजेपी अपना सियासी फायदा उठाने के लिए, रोटी सेकने के लिए कह रही है। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1991 एक्ट को मानेंगे, नहीं मानेंगे? क्या बीजेपी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस एक्ट के ताल्लुक से उसको मानेगी, नहीं मानेगी? बल्कि 91 के एक्ट में ये प्रोविजन है कि अगर कोई किसी, इसमें कोर्ट है, सुनिए, इसमें सरकार कहां से आती है? सुन तो लीजिए ना, सरकार कहां से आती है बताता हूं आपको। 91 के एक्ट में अगर कोई किसी इबादत गाह की, रिलीजियस प्लेस के नेचर और कैरेक्टर को चेंज करेगा तो सरकार पर यह फर्ज है कि वो एफआईआर दर्ज करे और कोर्ट में केस चलाए उन लोगों पर। और कोर्ट अगर फैसला करता 3 साल की सजा मिलेगी। आप क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कर रहे हो लोगों के खिलाफ? सर, कुतुब मीनार गए हैं आप? कुतुब मीनार में आप चेंज करेंगे? मैडम, मैं कुतुब मीनार गया हूं, बहुत बार गया हूं, मगर कानून क्या कहता है कि एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। वहां तो लिखा हुआ है चेंज कर देंगे मंदिरों को, जैन मंदिरों को आप चेंज कर देंगे क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को, क्योंकि आपकी आस्था है। सर, वहां पर आप आस्था पे चलाएंगे या देश को संविधान पे चलाएंगे? आप बोल दीजिए देश आस्था पे चलेगा और मुसलमानों से कह दीजिए कि आप सिर्फ घर में मुसलमान रहिए, बाहर मत रहिए। कहिए, आप संविधान को बाहर में बदल दीजिए। अंबेडकर के संविधान को आप चुकनाचूर कर दिए, फाड़ दीजिए। बताइए हमको, बोलिए हमको, देश को बता दीजिए। आप आस्था पे चलाएंगे क्या? बाबा साहब के बनाए संविधान की चिंता नहीं है क्या? कल आप जाके बोलेंगे कि हाजी अली की दरगाह मंदिर थी। अगर कल मैं कहूंगा कि नहीं, देश के प्रधानमंत्री जिस घर में रहे उसके नीचे मस्जिद है, तो तोड़ देंगे उस घर को आप। संविधान की चिंता सिर्फ आपको तो नहीं होगी, इस देश की अदालतों को भी होगी। अदालत का मामला है, एक तरफ पिटिशनर्स है, एक तरफ अदालत है। इस पर आपका जवाब। और दूसरी तरफ कुतुब मीनार के बाहर तो सर लिखा हुआ है कि मंदिरों को, जैन मंदिरों को तोड़कर ये कुतुब मीनार यहां पर बनाया गया है, तो इस पर आंखें, दिमाग सब बंद कर लिया जाए। मैडम, आप एएसआई के कानून को तोड़ दीजिए ना, फिर खत्म कर दीजिए एएसआई के कानून को। आप एएसआई कानून को खत्म कर दीजिए। क्यों रखते हैं आप प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट? आप ताजमहल को भी दे दीजिए, कुतुब मीनार को भी दे दीजिए, सब दे दीजिए। और अगर आप जब दे रहे हैं तो जो जैन और बौद्ध मजहब के मानने वाले हैं उनका भी डिमांड होगा। फिर 2000 साल पहले जो उनकी इबादत गाहों को तोड़कर बदल दिया गया, उसके हवाले करेंगे आप उनको? भाई, आप जो कानून क्यों बनाए, उसको फॉलो करने के लिए बनाएंगे या फिर आप नहीं, मेरी आस्था थी, मेरी उसमें वो थी, तो आप वो ऐसा चलाएंगे देश? चलाइए। फिर आप बोल दीजिए कि आपकी आस्था इंपॉर्टेंट है और दूसरों की आस्था किसी इंपॉर्टेंट ही नहीं है।
मेरा एक ही प्रोटेक्टेड point है, मॉन्यूमेंट है कुतुब मीनार। अब उसके ताल्लुक से जाकर बगैर, अच्छा हद तो यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर में एक एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, बगैर एएसआई के परमिशन के आप वहां पर पूजा कर लेते हैं। क्या पैगाम देना चाह रहे हैं देश को आप? यूपी के मदरसों में अब राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। इसे लेकर बाकायदा आदेश जारी हो गया है। यूपी सरकार मदरसों में सुधार को लेकर कमर कस चुकी है और राष्ट्रगान को अनिवार्य कर योगी सरकार ने इस दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। यूपी के मदरसे में अब तस्वीरें बदली बदली दिखेंगी। रोज राष्ट्रगान होगा, देशभक्ति के गीतों से मदरसे सराबोर होंगे। यूपी की योगी सरकार ने मदरसों में राष्ट्रगान को जरूरी कर दिया है। बाकायदा आदेश जारी कर रोजाना राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। वो चाहे सरकारी सहायता पाने वाले मदरसे हो या बिना सरकारी सहायता वाले मदरसे, नया नियम सब पर लागू होगा। अल्पसंख्यक विभाग और सरकार का आदेश है कि मदरसों में अब राष्ट्रीय गान सुबह के प्रेयर के समय किया जाए। इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ के ही एक सरकारी मदरसे में, जो लखनऊ पुराने लखनऊ में मौजूद है ये मदरसा, और ये वजीरगंज एरिया में पड़ता है। साफ तौर से इस जो मदरसे का नाम है वो सुल्तानुल मदरिस मेडिकल कॉलेज मदरसा है, जो यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर आज चूंकि बच्चे उस तादाद में नहीं आ पाए कि राष्ट्रीय गान किया जा सके, हालांकि 14 से बोर्ड की एग्जाम्स हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं बच्चे स्कूल या मदरसे में नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से राष्ट्रीय गान पूरी तरीके से नहीं हो पाया। यूपी में मदरसे में सुधार को लेकर योगी सरकार लगातार सजग रही है। योगी सरकार ने सुधार की कई योजनाएं मदरसों में लागू की हैं। मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ गणित विज्ञान की भी पढ़ाई कराई जा रही है। मदरसों तक सरकार का नया आदेश पहुंच चुका है और उन्हें इसे लेकर कोई ऐतराज भी नहीं है। जो मदरसों में पढ़ने के लिए आएंगे उनको विशेष रूप से नए सत्र से हम लोग ने कहा है कि जो प्रेयर होता है सुबह, जो दुआएं होती हैं, उसमें सारी दुआओं के साथ साथ राष्ट्रगान, जो जनगण मन अधिनायक जय है, उसको भी बच्चों को बताया जाए, सिखाया जाए, गवाया जाए, और ताकि वो देश और समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। न छात्रों को कोई दिक्कत है, न शिक्षकों को, और न ही मदरसा के संचालन करने वाले अफसरों को। लेकिन मदरसा में राष्ट्रगान पर नेताओं के पेट में जरूर दर्द होने लगता है। निश्चित तौर पे मदरसा एजुकेशन हमारे माइनॉरिटी के लिए एक बहुत अहम हिस्सा है, और वहाँ से जब राष्ट्रगान होगा तो मदरसे का बच्चा और अच्छे से अपने समाज के निर्माण की भूमिका निभाएगा। और हमारी जो सरकार है वो मदरसा एजुकेशन को और अच्छा और बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। आप क्यों मदरसों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देना चाहते हैं? क्या भारत के हर मदरसे में 15 अगस्त को, 26 जनवरी को उनका जब सालाना फंक्शन होता है तो हर देशभक्ति की बातें की जाती हैं? उन मदरसों में देश से मोहब्बत की तमाम चीजों को सिखाया जाता है। अगर कोई इन मदरसों से आलिम दीन मुफ्ती बनता है तो वो देशभक्त होता है, मगर आप शक की नजरों से उनको देखते हैं, इसीलिए इस तरह कानून बना रहे हैं आप। पूरे मुल्क में राजनीतिक दलों ने म्यान से तलवारें निकाल ली हैं और इसे देखकर कोई हैरानी भी नहीं हो रही, क्योंकि एक तो मदरसा, उस पर राष्ट्रगान का आदेश, तो सियासत के लिए इससे मुफीद मौका और क्या हो सकता है। आशीष सिंह, लखनऊ, आज तक।